नमस्कार सभी को। दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष के इतिहास में कुछ ऐसे रॉकेट्स होते हैं जिनको हम अजेय मानते हैं। मतलब लोगों को ये भरोसा रहता है कि ये फेल नहीं होंगे। और इसरो का पीएसएलवी यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक ऐसा ही नाम है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 3 दशकों से भारत की सफलता की कहानी लिखने वाला ये वर्क हॉर्स आज खुद एक कठिन चौराहे पे खड़ा है। 12 जनवरी की सुबह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक उम्मीद के साथ उड़ान भरने वाला ये पीएसएलवी महज 8 मिनट 40 सेकंड के अंदर अंतरिक्ष की गहराइयों में कहीं गुम हो गया। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसरो के पीएसएलवी C62 मिशन के फेलियर की। और ये केवल एक मिशन का फेलियर नहीं है, बल्कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के लिए एक अलार्म बेल है। क्यों? क्योंकि पिछले 9 महीनों में पीएसएलवी लगातार दूसरी बार फेल हुआ है। मई 2025 में पीएसएलवी C61 की नाकामी के बाद ये माना जा रहा था कि इसरो अपनी गलतियों को सुधार चुका है, लेकिन आज की इस घटना ने सिस्टम की खामियों को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये मिशन दोबारा क्यों फेल हुआ और भारत की सुरक्षा से लेकर कमर्शियल मार्केटिंग के लिए इस एक मिशन का फेलियर भी इतना नुकसानदायक क्यों है। लेकिन सबसे पहले हम इस मिशन के डेट, टाइम और किस चरण में जाके ये कैसे फेल हुआ उस पर बात करते हैं। तो देखिए, 12 जनवरी को सुबह 10:18 पर पीएसएलवी का डीएल वेरिएंट श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से शानदार तरीके से लिफ्ट ऑफ हुआ, शानदार तरीके से लॉन्च हुआ। और लॉन्चिंग के बाद शुरुआत के जो 2 चरण होते हैं, पहला सॉलिड और दूसरा लिक्विड, ये भी बिल्कुल टेक्स्ट बुक स्टाइल में पूरा हुआ। इसमें भी कहीं कोई कमी नहीं थी और वैज्ञानिक भी खुश थे। उनके चेहरे पे चमक थी कि जैसा प्लान किया गया था वैसे ही सब कुछ चल रहा है। लेकिन जैसे ही रॉकेट का तीसरे चरण में जलने का समय आया, वैज्ञानिकों के टेलीमेट्री स्क्रीन पर आंकड़े बिगड़ने लगे। इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने आधिकारिक बयान में इस बात की पुष्टि की है कि तीसरे चरण के अंत में रॉकेट में कोई एबनॉर्मल डिस्टरबेंस आ गई। रॉकेट की जो घूमने की गति थी उसमें असंतुलन पैदा हो गया, जिसके कारण वो अपने निर्धारित पथ यानी कि ट्रेजेक्टरी से भटक गया। सरल भाषा में कहें तो रॉकेट को जिस दिशा और गति से जाना चाहिए था, वहां से भटक कर वो कहीं और चला गया। और इस डेविएशन के कारण, इस विचरण के कारण पेलोड्स को उनकी सही कक्षा में स्थापित करना असंभव हो गया और इस तरीके से ये मिशन फेल हो गया। लेकिन इस मिशन की जो सबसे बड़ी क्षति थी, जो सबसे बड़ा डैमेज हुआ, वो हुआ अन्वेषा सैटेलाइट का, क्योंकि उसको हम अपनी कक्षा में पहुंचा नहीं पाए। और ये सैटेलाइट भारत के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इसमें कोई साधारण कैमरा नहीं था, बल्कि डीआरडीओ द्वारा विकसित एक सुपर आई था। अन्वेषा एक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट थी, जिसे विशेष रूप से भारत की सीमाओं जैसे कि एलओसी और एलएसी दोनों पर पैनी नजर रखने के लिए बनाया गया था। अन्वेषा की खासियत ये थी कि ये दुश्मन के कैमोफ्लॉग यानी कि छलावरण को भी पकड़ सकता था। अगर कोई दुश्मन पेड़ों या जालों के नीचे से छिपकर मूवमेंट कर रहा है तो इसके हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर उसको भी पहचान लेते थे। इसकी कमी से, क्योंकि अब ये मिशन फेल हो गया है, इस सैटेलाइट को हम इसकी कक्षा में पहुंचा नहीं पाए हैं, तो इसकी कमी अब हमारी नेशनल सिक्योरिटी ग्रिड में एक बड़ा गैप पैदा करेगी। और इस सैटेलाइट के अलावा भी 15 दूसरे छोटे सैटेलाइट्स थे जो मिशन के फेलियर के कारण अपनी कक्षा में नहीं पहुंच पाए। उनमें से 7 विदेशी सैटेलाइट थी, जैसे यूके, ब्राजील, थाईलैंड, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों के, और कई भारतीय स्टार्टअप के पेलोड थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पहली बार नहीं है जब पीएसएलवी फेल हुआ है। इससे पीछे भी अगर हम मुड़ के देखें तो अभी मई 2025 में पीएसएलवी C61 के साथ भी यही हुआ था। उस समय भी समस्या तीसरे चरण में ही आई थी और विशेषज्ञों का कहना था कि उस समय चैम्बर के प्रेशर में अचानक से गिरावट देखी गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसरो ने उस मिशन के भी फेलियर का जो एनालिसिस कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया था। और अब फिर दोबारा ठीक उसी चरण में वैसी ही समस्या का दोबारा होना ये सवाल खड़ा करता है कि क्या हमने अपनी पिछली गलतियों से वाकई में कोई सबक लिया था। क्योंकि रॉकेट साइंस में एक कहावत होती है कि स्पेस इज अनफॉरगिविंग। यहाँ पे आप 1% की भी गलती करते हैं तो वो आपके 100% के फेलियर में बदल जाता है। अब ये फेलियर क्यों हुआ? मैन्युफैक्चरिंग में कोई कमी थी या क्वालिटी कंट्रोल में कहीं चूक हो गई? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि ये फेलियर भारत के नए उभरते स्पेस इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा झटका है। इस रॉकेट पर ऑर्बिट 8 का आयुलसैट और ध्रुव स्पेस के महत्वपूर्ण पेलोड यानी कि सैटेलाइट मौजूद थे, जिनको उनकी कक्षाओं में पहुंचाना था। और इस तरीके का फेलियर भारत में स्पेस के स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि एक सैटेलाइट का नुकसान करोड़ों रुपए का खर्च और वर्षों की मेहनत को डुबाता है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है, वो इसरो की पीएसएलवी को सस्ता और भरोसेमंद बताकर दुनिया भर से कॉन्ट्रैक्ट्स लाता है। लेकिन जब हमारा सबसे विश्वसनीय रॉकेट लगातार फेल होने लगे, तो फिर जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक हैं वो स्पेस एक्स या रॉकेट लैब जैसे विकल्पों की ओर देखने लगते हैं।
अंतरिक्ष की इस रेस में रिलायबिलिटी ही सबसे बड़ी करेंसी है और आज इसरो की उस करेंसी की वैल्यू काफ़ी कम हुई है। और जैसा कि मैंने बताया, रणनीतिक रूप से भारत अपने बॉर्डर सर्विलेंस और नाविक जो हमारा जीपीएस सिस्टम है उसके विस्तार के लिए पीएसएलवी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। लगातार के फेलियर्स का मतलब ये है कि हमारे भविष्य के जो मिशन है उनमें भी देरी होगी और हो सकता है कि जब तक फेलियर एनालिसिस कमेटी अपनी जांच पूरी नहीं कर लेती तब तक पीएसएलवी की अगली उड़ानों पर रोक लगाई जाए और ये जो देरी होगी वो पाकिस्तान और चाइना की सीमाओं पर हमारी जो स्पेस बेस्ड इंटेलिजेंस है उसको प्रभावित कर सकती है। हालांकि अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो अभी हाल ही में इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 ने ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इसका मतलब ये है कि इसरो तकनीकी रूप से विफल नहीं हुआ है, बल्कि समस्या एक विशेष कंपोनेंट या चरण में सिमटी हुई है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये केवल भारत के साथ हो रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। दुनिया का कोई भी बड़ा स्पेस हो, चाहे हम नासा की बात करें या रसिया के रास्कोमॉस की बात करें, सबने ये फेलियर का दौर देखा है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ वापसी करते हैं। इसीलिए इसरो को भी अब केवल रॉकेट नहीं उड़ाने हैं, बल्कि दुनिया का भरोसा भी वापस से जीतना है। आने वाले महीनों में इसरो को न केवल अपनी तकनीकी जांच को तेज करना होगा, बल्कि ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ानी होगी। प्राइवेट सेक्टर से लेकर स्टार्टअप और विदेशी क्लाइंट तक सबको ये भरोसा दिलाना होगा कि पीएसएलवी अभी भी वही वर्क हॉर्स है जिसने 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़कर रिकॉर्ड बनाया था। और इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जिस तरीके से हम इसरो की सफलताओं का जश्न मनाते हैं, उसी तरीके से हमें उनकी विफलताओं को भी गहराई से समझने की जरूरत है। और ये भी ध्यान रखना होगा इसरो को कि कहीं वर्क हॉर्स होने का तमगा जो पीएसएलवी को मिला है वही उसके लिए बोझ ना बन जाए, क्योंकि कॉमर्शियल और स्ट्रेटेजिक प्रेशर के बीच में अगर टेस्टिंग के प्रोटोकॉल पे समझौता होगा तो इस तरीके के फेलियर होते रहेंगे। इसीलिए रॉकेट साइंस में या कोई भी साइंस हो, विफलता सीखने का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना, 2 बार दोहराना सिस्टम की खामी को दिखाता है। और अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि इसरो की जो पीएसएलवी है उसके डिजाइन में बहुत ज्यादा परिवर्तन करने की जरूरत है? जो हमारी कॉमर्शियल महत्वाकांक्षा है उसको थोड़ा सा धीरा करके अच्छा और सटीकता पर और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।